हेलो बच्चों, आज हम लोग संयोजी कक्ष किसे कहते हैं या परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष किसे कहते हैं, उसका और एक नाम है वैलेंस सेल्स या आटोमस सेल किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करके ही इसको समझाया जा सकता है, इसलिए मैं एक परमाणु लिया हूं जिसको आपके सामने रखा है। सोडियम परमाणु रखा है इसको। यह है हमारा सोडियम परमाणु, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 11 है, मात्रा संख्या 23 है, 23। तो यहाँ से परमाणु संख्या कितना है? 11। तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन संख्या भी 11 और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 11, ठीक है। और ऊपर में मात्रा संख्या कितना है? 23। ये मात्रा संख्या कितना है? 23। तो यहाँ पे जब हम इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास जब करना होगा तो हमको उसका परमाणु संख्या से ही काम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? के में कितना होगा? 2, ठीक है। तो 11 में से 2 चला गया, रहा 9। तो एल में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8। तो 2 और 8 10, तो बाकी इसमें रहा एम, ठीक है बच्चों। तो अभी यहां से तुम देखो, अगर हमने सोडियम परमाणु का न्यूक्लियस का बनाया तो ये इसका केंद्रक है न्यूक्लियस का, ठीक है, केंद्रक है। तो अभी क्या है? ये पहला कक्ष है। तो पहला कक्ष क्या हुआ? के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। उसके बाद वाला कक्ष क्या है? एल। बाद वाला कक्ष है एल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और आखिरी कक्ष कौन सा है? एम। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो तुम देखो कि ये तुम्हारा परमाणु का केंद्रक है, ये सोडियम का केंद्रक है, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, समझ में? तो ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक से सबसे करीब वाला कक्ष कौन है? के। और सबसे बाहर वाला कक्ष कौन सा है? दूर वाला, यह है एम। तो एम कक्ष जो है, ये वाला कक्ष सबसे बाहर में स्थित है, बाहरी कक्ष है, ठीक है, ये बाहरी कक्ष है, ठीक है। या तो इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट है, सबसे आउटर मोस्ट सेल है। इससे बाहर तुमको दिख नहीं रहा, इधर और कोई कक्ष दिख रहा है? नहीं है। तो ये सबसे बाहरी कक्ष है। तो हमको बाहरी कक्ष मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष, परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष हमने संयोजी कक्ष भी कहा है, ठीक है। तो सबसे बाहरी कक्ष, परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है? तो बाहरी कक्ष क्या हो गया? बाहरी कक्ष का नाम क्या है यहाँ पे? ठीक है, बाहरी कक्ष का नाम हो गया एम कक्ष। तो यहाँ पे एम कक्ष बाहर है, तो एम कक्ष बाहर ही हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को बाहर का जो आउटर मोस्ट सेल किसे कहते हैं पता चल गया। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या होगा? परमाणु का सबसे बाहरी कक्ष जो होता है, परमाणु के केंद्रक से सबसे दूर में स्थित वाला ऊर्जा कक्ष, ठीक है। तो सबसे परमाणु के केंद्रक से सबसे दूर में जो कक्ष, सबसे दूर में जो कक्ष ऊर्जा कक्ष स्थित है, उसी का हम लोग क्या कहेंगे? उसी का हम कहेंगे वैलेंस सेल या सबसे बाहरी कक्ष या संयोजी कक्ष। उसको हम लोग संयोजी कक्ष भी कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे बाहरी कक्ष जो है वो एम है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? संयोजी कक्ष। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी वर्ड को करते हैं, संयोजी कक्ष। तो संयोजी कक्ष यहाँ पे क्या है? एम है, ओके। तो यहाँ पे इस कक्ष में, इस संयोजी कक्ष में, इस कक्ष में, एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इस एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। एम कक्ष में देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए, बाहर वाला कक्ष एम है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु के
संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष या तो सबसे बाहर वाला कक्ष, संयोजी कक्ष या सबसे बाहर वाला कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु के संयोजी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, परमाणु के संयोजी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, एक, इसलिए एक, यहाँ पे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। और संयोजी कक्ष कौन सा है, बाहर वाला कक्ष है, एम कक्ष है, तो वो संयोजी कक्ष कहलाता है। मैं एक उदाहरण लेके तुम लोग के सामने रखता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी एक उदाहरण रखते हैं, कोई भी एक उदाहरण लो। अगर हम लोग ने सल्फर परमाणु लिए, ठीक है, ये 16 32, ये है सल्फर परमाणु। सल्फर का परमाणु, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि परमाणु संख्या कितना है 16, प्रोटॉन कितना है 16, इलेक्ट्रॉन कितना है 16, ठीक है, और मात्रा संख्या यहाँ पे है 32 ऊपर वाला। तो हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए, इलेक्ट्रॉन संख्या का देखना ही जरूरी है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, हमको किसी चीज को जानना है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए पहले पॉइंट सुंदर से लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है बच्चों, 16 है इलेक्ट्रॉन इसका। सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो क्या है, के में 2, ठीक है, एल में कितना, 16 में से 2 चला गया 14, तो एम में 8 ही रह सकता है, तो 2 और 8 कितना हुआ 10, और एम में होगा 6, क्योंकि इसमें कितना 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन बाहर का कक्ष में 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन 8 6 तो 8 से कम है, इसलिए रख सकते हैं हम लोग। तो हमारा 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो 2 8 10 और 6 16, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, तो हमारा नेक्स्ट ईयर क्या है, संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष, तो हमको मालूम है के सबसे करीब वाला कक्ष है, के बाद एल, एल के बाद एम, सबसे बाहर वाला कक्ष क्या है, यहाँ पे एम है। सबसे बाहर वाला कक्ष क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। अच्छा, तो आप नेक्स्ट क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एम कक्ष में आग जाना चाहिए, ये हमारा संयोजी कक्ष है। तो एम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया 6। तो इस तरह से संयोजी कक्ष किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये पता चल गया। संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों ही हम लोग को उदाहरण के साथ हम लोग को समझ में आ जा रहा है। तो ये संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग ने सीख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष के आगे, इसके बाद जो हम लोग को सीखना है वो है संयोजकता, ठीक है, या वैलेंसी। हमको जो सीखना है वो है वैलेंसी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी को सीखना है, इंग्लिश में बोलते हैं संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो संयोजकता किसे कहता है, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया करके अपने आप को स्थायी बनाने की कोशिश करता है। मतलब एक्चुअली कहानी क्या है, अपने आप को किस तरह से स्थायी बनाया जाए, ठीक है, किस तरह से स्टेबल बनाया जाए। ये देखो, मैं अभी पढ़ाने से पहले कुछ टॉपिक बता देता हूँ कि प्रत्येक परमाणु या जो भी है ब्रह्मांड में, सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्थायी करना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, सब स्थायी करना चाहते हैं, अपने आप को स्थायित्व को अर्जित करना चाहते हैं, सब अपने आप को स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही ये सब काम है। तो स्टेबिलिटी को गेन करना मतलब क्या होता है, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी स्टेट। स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व करना, मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। मिनिमम एनर्जी
स्टेट में आना चाहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूनतम ऊर्जा। तो न्यूनतम ऊर्जा में आना चाहता है तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एनर्जी उतना कम होगा। तो ये आने के लिए ही हम लोग जब परमाणु में पढ़ते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसी के लिए आने के लिए, मतलब सब अपने आप को स्थायी बनाने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी परमाणु हैं सबको अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं पॉइंट दे रहा हूँ। जितने भी परमाणु है इन लोग क्या है, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, अपने आप को स्थायित्व स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब ये रासायनिक प्रतिक्रिया करके ये परमाणु अपने आप को किस में परिणित कर लेते हैं, कंपाउंड में, यौगिकों में। रासायनिक प्रतिक्रिया करके ये यौगिक बन जाता है। यौगिक क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कैसे के यौगिक बनता है, तो यौगिक रासायनिक प्रतिक्रिया करने से पहले इनको क्या करता है, कुछ बंधन आपस में आकर्षित होके यौगिक बनाना। मतलब क्या हुआ, रासायनिक बंधन के द्वारा, रासायनिक बंधन के द्वारा, बंधन के द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। तो रासायनिक बंधन मतलब रासायनिक बॉन्डिंग, कितने सारे रासायनिक बंधन या कितने प्रकार के, कितने सारे रासायनिक बॉन्डिंग कर सकता है, ये जो क्षमता है यही एक्चुअली संयोजकता कहलाता है। अपने आप को स्थायित्व बनाने के लिए एक परमाणु अपने आप से या तो अन्य परमाणु से जो रासायनिक संयोग करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। तो कंबाइनिंग टेंडेंसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो कंबाइनिंग टेंडेंसी होता है, ठीक है, कंबाइनिंग टेंडेंसी, ठीक है। जब प्रबलता जो है, जो उनके पास जो क्षमता होता है संयोग करने का, जो क्षमता होता है, यही संयोजकता की ओर ले जाता है हमको, ठीक है। तो संयोजकता क्या होता है अभी पता चल जाएगा। हम लोग ने काफी आइडिया ले लिए हैं कि किस प्रकार कौन कितने किसे संयोजकता करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जा रहा था। इसका मतलब संयोजकता मतलब अपने आप को स्थायी बनाने के लिए किस तरह से बंधन को बनाते हैं, कितने बंधन बना सकते हैं, कितने प्रकार के। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी हम टेंडेंसी बोल रहे थे, हमारे पास है क्या, परमाणु। हमने सब बोला कि परमाणु करते हैं। तो परमाणु जब करते हैं तो कहानी जब परमाणु के तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली परमाणु के तरफ जाने से कि परमाणु के पास हमारे अंदर होता है 3 मौलिक कण, इसके ऊपर ध्यान जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ये दोनों जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ रहता है, केंद्र के अंदर। ये दोनों रहता है केंद्र के अंदर, ये केंद्र के अंदर रहता है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, इसे कहते हैं न्यूक्लियन, ठीक है। और ये होता है केंद्र के बाहर, ये ऊर्जा कक्ष में रहता है। तो ऊर्जा कक्ष में रहता है। यहां से तो कहानी है कि जब ये केंद्र के अंदर वाला जो है, ये जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों केंद्र के अंदर रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये दोनों कण कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये चीज हमको पता चल कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कभी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा। समझ में आ रहा है, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो भाग लेने वाला कौन रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भाग कौन लेगा, देयरफॉर तो इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा, प्रतिक्रिया में भाग लेता है,
इसका मतलब हमको इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। तो अब हमारे पास और थोड़ा स्टेप, हम और ज़्यादा डेफिनेशन करीब आ रहे हैं कि हम लोग तो पता चल गया कंबाइनिंग कैपेसिटी जो हुआ या कंबाइनिंग टेंडेंसी जो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कंबाइनिंग कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ये कितने सारे इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा। तो अभी जब भी कोई चीज़ रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगा या काम करता है, इसका मतलब अगर आपके पास रुपया है, इलेक्ट्रॉन को रुपया से हम तुलना करते हैं, अगर आपके पास रुपया है, ठीक है, आपके पास अगर रुपया है, इसका मतलब रुपया को किस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे? या तो आप रुपया को किसी को दे के कोई चीज लेंगे, या किसी चीज को देना है तो किसी से उसको रुपया लेके करेंगे, किसी को बेचेंगे या खरीदेंगे। अगर आप बेचते हैं तो रुपया लेके बेचेंगे, खरीदोगे तो रुपया दे के खरीदोगे। और कभी कभार ऐसा भी होता, ना खरीदना होता है ना बेचना होता है, उसमें क्या करना पड़ता है? आपस में साझेदारी करना पड़ता है, साझा करके भी, कि भाई दोनों के पास बराबर है। मतलब आपके पास 10 रुपया, मेरे पास 10 रुपया है और सामान है 20 रुपया का, तब आप पार्टनरशिप करेंगे। उसको भी 50, उसको भी 10 रुपया देने पड़ेंगे, हमको भी 10 रुपया देने पड़ेंगे, और वो सामान ले लेंगे, लेकिन भागीदारी दोनों का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हम जब भी रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे या हम लोग अपने आप को जो स्टेबल बनाएंगे, तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है? जब भाग इलेक्ट्रॉन का कहानी बता ही दिया, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। एक ये हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। मतलब या तो आप इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। एक तरीका, ये दो तरीका हो सकता है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हिस्से में, ठीक है, बराबर बराबर हिस्से में बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बांट लेना पड़ेगा, आपस में साझेदारी करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार, किस टाइप के साझेदारी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ही और भी हम लोग एक स्टेप संयोजकता की ओर आ जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उदाहरण लेके करते हैं कि अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि आप सोडियम, फिर से सोडियम लिए, तो सोडियम का भी अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास किए थे। के में 2, एल में 8, एम में 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो बाहर का कक्ष है, ये संयोजी कक्ष है एम। तो हमने अभी तक सीख लिया कि जो संयोजी कक्ष होगा, उस संयोजी कक्ष में सर्वाधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब संयोजी कक्ष में कितना होता है? सर्वाधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यही चीज तो जानना है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन जो है, इसका 8 मतलब होता है ऑक्टेट नियम को पालन करता है। ऑक्टेट रूल के अनुसार यह बताया जा रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन का रहना, सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को रहना, मतलब वो ऑक्टेट नियम होता है, ऑक्टेट रूल के अनुसार रहता है। मतलब हिंदी में बोलता है अष्टक का नियम, अष्टक का नियम जो होता है, ठीक है। तो ऑक्टेट मतलब होता है, ऑक्टा वर्ड से आया है, ऑक्टेट मतलब ऑक्टा वर्ड है, ऑक्टा मतलब होता है 8, ठीक है। तो अष्टक का नियम मतलब कोई भी कक्ष, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर आपके कक्ष में है, इसका मतलब आप स्थायी हैं, स्टेबल है, वो परमाणु स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का तो कहानी है, सब तो अपने आपको स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो क्या है कि ये जो सोडियम परमाणु है, इसके बाहरी कक्ष में एम है, और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, ठीक है, तो एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वो स्थायी हो जाएगा। मतलब पूरा परमाणु सोडियम में और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने से
11 है, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 18 बन जाएगा, तो पूरा स्थायी हो जाएगा। और अथवा अथवा वो क्या करेगा, एम कक्ष का जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग कर देगा, माइनस कर देगा, मतलब लूज कर देगा। ठीक है, ये जो लूज अगर हो जाएगा तो इसका जो अंदर वाला कक्ष है एल, वो 8 का हो जाएगा, तो वो भी 8 अष्टक का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हो, जो लेना और देना दोनों में ही एनर्जी प्ले करता है, एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना काफी मुश्किल होता है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, rather than 1 इलेक्ट्रॉन इजी है, इसको त्याग करना बहुत इजी है। तो इस केस में क्या करता है, सोडियम क्या करेगा, इसका मतलब क्या होगा, सोडियम परमाणु अपने ये जो केस है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को वो ये वाला कक्ष से क्या कर देगा, त्याग कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो उसके पास केस कितना इलेक्ट्रॉन था, 11, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, हो गया 10। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस प्रकार दिखेंगे, इस प्रकार 2 और 8 10। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और अपने आप को क्या बना दिया, स्थायी बना दिया। तो स्थायी बन गया मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो किसी से प्रतिक्रिया कर लिया है और अपने आप को स्थायी बना दिया है, तो वो उसका संयोजकता कहलाएगा। इसका मतलब सोडियम परमाणु, इसका मतलब सोडियम परमाणु 11 इलेक्ट्रॉन था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो उसका संयोजकता 1 होगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद स्थायी हो गया, इसका मतलब पता चल गया था। इसका मतलब हमने इस जगह से हम लोग को बता देते हैं, इसका मतलब यहाँ से हम लोग बता देंगे कि सोडियम परमाणु, इसका मतलब सोडियम परमाणु उनके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो गया, अपने आप को स्थायी बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका संयोजकता कितना कहलाएगा, संयोजकता उनका 1 होला। इसका सोडियम परमाणु का संयोजकता 1 कहलाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने आप को स्थायी बना रहा है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन को, अगर वो 1 त्याग किया तो 1, अगर 2 त्याग किया तो 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये उसका संयोजकता कहलाता है। इसका मतलब सोडियम में परमाणु का संयोजकता 1 हो गया। ठीक है, संयोजकता 1 हो गया। चलो, इसका मतलब सोडियम परमाणु का हम लोग ने संयोजकता देख लिया। अगर हम लोग और एक देखते हैं, किसी और एक परमाणु का संयोजकता देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ने सोडियम का देख लिया, तभी अगर हम मैग्नीशियम का देखते हैं तो मैग्नीशियम का 12 है पर 24 है। ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास इलेक्ट्रॉन संख्या से होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, इसका 12 है, मैग्नीशियम का 12 है, ये 2 8 10 और 2 हो गया ना 12। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 12 हो गया, तो यहाँ पे उसका संयोजी कक्ष कौन सा है, संयोजी कक्ष M और संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी केस है कि अगर इस एम कक्ष जो है मेरा संयोजी कक्ष है, इसको अगर भरना है तो यहाँ पे मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा 8 करने के लिए, अथवा और ये दोनों को त्याग करना पड़ेगा। तो ये खाली हो जाएगा तो मुझको L में 8 दिख रहा है, या तो ये भर जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन का भर्ती होना और इसको लूज करने में देखना पड़ता है कौन सा आसान है। ये बहुत मुश्किल है और ये आसान है, त्याग करना ही आसान दिख रहा है। ठीक है, तो ये त्याग करेगा, संख्या से पता चल जाएगा। 2 को त्याग करना, एक चारपाई में 2 पत्थर है, उसको अगर हम धक्का मार देंगे तो गिर जाएगा। रैदन उस चारपाई में नीचे से 2 की जगह 6 पत्थर उठा के रखना ज्यादा मेहनत का काम है। तो ज्यादा आसान वाला चीज ही हम लोग चेक करेंगे। त्याग और ग्रहण, ये 6 ग्रहण करना और ये त्याग करना, इजी कौन सा है, ये ना, ये इजी है। हमको हमेशा इजी मोड का अडॉप्ट करना है।
तो ये 2 त्याग करना ही इजी है, तो ये 2 त्याग कर देगा तो ये कट जाएगा। इसका मतलब इसके पास भी 2 त्याग होने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद मैग्नीशियम परमाणु क्या हो जा रहा है, स्थायी हो जा रहा है, स्थायी बन जा रहा है। इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा, मैग्नीशियम परमाणु का वैलेंसी भी 2 होगा, इसका होगा वैलेंसी 2। इस तरह से हम लोग वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। तो परमाणु को लूज करने के बाद हम लोग ने वैलेंसी को डिफाइन करा है। तो इसका मतलब हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं किनारे से कि माने जितना कोई भी परमाणु कौन सा इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा है, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, बाहर वाला। कोई भी परमाणु जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनता है, स्थायी बनता है, ठीक है। तो वही उसका संयोजकता कहलाता है, वो संख्या ही उसको संयोजकता कहलाता है। तो वो जो संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही हमको क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। जैसे कोई भी परमाणु जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और अपना को स्थायी बनाता है, वही संख्या ही हमको क्या कहलाता है, संयोजकता। वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हमको संयोजकता कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक में हमने ऑलरेडी क्या क्या देख लिए। 1 से लेकर 20 तक में हमारा सोडियम का देखें, सोडियम 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो उसका संयोजकता 1 हो गया। मैग्नीशियम 12 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसका संयोजकता 2 है। उसी प्रकार एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम का 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो 283। ये तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से अपना को स्थायी बन जाता है, इसका संयोजकता 3 हो गया। ठीक है, और भी कैटेगरी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।